ले भाई ध्यान सुनना, अगर मैं लिखूं वर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, क्या समझते हो इससे? फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन किस तरीके का होगा? किसी को पे करने का, यही बर्डन होता है, क्योंकि फाइनेंशियल या तो लेने होंगे देने होंगे, लेने हैं फिर तो बर्डन है, नहीं देने हैं फिर बर्डन है, तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। अब पैसे देने हैं किसी को, इसमें किन्ने देने हैं किसी को कंफर्म है? इट मे बी हाँ, इट मे बी ना। अगर तो कंफर्म है कितने देने हैं, कंफर्म, अभी आपने ड्रॉ नहीं करना, पहले मेरे को कंप्लीट करना है ना, बाद में बनाना। अगर तो आपको कंफर्म है कि कितने पे करने हैं, मतलब अगर आपकी अमाउंट सर्टेन है, सर्टेन है मतलब कंफर्म है कितने पे करने हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। ठीक, सामान खरीद के लेके आ गए और उसने बिल इशू कर दिया, तो उस बिल के ऊपर लिखा हुआ है ना कितना पे करना है, फाइन, तो उतना पे करना है, तो अमाउंट सर्टेन है, इट इज सिंपली योर लायबिलिटी। बात गूंज रही है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर अमाउंट सर्टेन है, अमाउंट सर्टेन मतलब कट शॉर्ट क्लियर है भी कितने पे करने हैं, कोई डाउट ही है नहीं एक प्रकार का भी, दैट इज अ लायबिलिटी। लेकिन अगर वो अमाउंट अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब एग्जांपल, पता नहीं कितने पे करने पेन, एग्जांपल पहले बताई थी आपको, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर अभी 24-25 निकला है, इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 निकले, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स एग्जैक्ट कितना बनेगा? एक्चुअल में ना एग्जैक्ट इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा डिपेंड करता है कि किस दिन पे करेंगे। इंटर में आकर के ना आप पढ़ोगे, एडवांस टैक्स कंसेप्ट होता है। एडवांस टैक्स कंसेप्ट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टैक्स है, 24-25 में ही जमा करवा देना। ठीक, लेकिन रिटर्न कब फाइल करना? 30 सितंबर 25। अब एग्जैक्ट इनकम हमें 30 सितंबर 25 को पता लगेगी या 31 मार्च निकलने के बाद पता लगेगी, लेकिन जो एडवांस टैक्स जमा कराना है 24-25 ही कराना है, 4 किश्त कराना होता है, इंस्टॉलमेंट होते भी चाहे होता है 15%, 35%, 75%, तो कई बार बंदा घट वध हो ही जाता है। तो 234 A B C सैक्शन है, सैक्शन नंबर 234 A B C, इन्हां दा ब्याज अट्रैक्ट होंदा है, वो ब्याज लग ही जाता है हर एक बंदे नूं। वो कितना बनू ब्याज डिपेंड करूगा इनकम कितनी आऊगी, प्रिंसीपल तो बाद च पता लगूगा ना, इनकम 31 मार्च तो बाद पता, तो ब्याज हर एक बंदे का बन ही जाता है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਮਾਉਂਟ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅਨਸਰਟਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ नहीं पता ਹੁੰਦਾ, पर मोटा मोटा पता होता है। क्योंकि मोटा मोटा पता होता है तो इसको आप ऐसा कहोगे कि अमाउंट तो अनसर्टेन है, लेकिन हम मोटा मोटा एस्टिमेट कर पा रहे हैं, एस्टिमेशन पॉसिबल। और कोई एग्जांपल? अपन ने वो क्वेश्चन किया था सिंगल एंट्री का, उस क्वेश्चन में आया था कि हम कोई हमसे क्लेम मांग रहा है, ठीक है जी, अभी वर्डिक्ट आया नहीं है, जज ने अभी ऑर्डर तो नहीं दिया ना, क्योंकि जज ने ऑर्डर नहीं दिता करके अमाउंट सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है। या फिर एक होर पॉइंट निकल सकता है ऊपर, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो वर्ड ना एक में सौखा वर्ड चक्या हुआ है, मतलब होता है ना कि टेक्निकल वर्डिंग थोड़ी औखी होती है, आपको बच्चों को औखी लगती है, तो सौखा वर्ड इज कैश आउटफ्लो, टेक्निकल वर्ड इज आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिसोर्स बाहर जाना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ, मतलब किसी ने अगर कुछ पे करना है तो या तो कैश देवांगे या कोई एसेट वगैरह भी कर सकते हैं ना, ਤਾਂ करके वो वर्ड अंग्रेजी स्टेटमेंट आए हैं, आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कैश आउटफ्लो। फाउंडेशन है यार, बच्चे हो छोटे हो, कैश आउटफ्लो टेक्निकल वर्ड मैंने आपको बता दिया ये है।
कैश आउटफ्लो इतना होगा 100% कंफर्म। अगर तो कैश आउटफ्लो 100% कंफर्म है कि जाना ही जाना है, फिर तो लायबिलिटी है। 100% नहीं कंफर्म, लेकिन हाईली प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबली जाएगा ही जाएगा। कैश आउटफ्लो हाईली प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल है। ठीक, जैसे कि कोर्ट केस चल रहा है, अब अभी तक जज का ऑर्डर आया तो नहीं, लेकिन साडे वकील ने तो कहता भी यार आप हारने वाले हैं, क्योंकि वकील ਨੂੰ आइडिया हो जाना भी यहाँ पे जिताएंगे हारांगे। उन्होंने आइडिया हो गया भी सामने वाली पार्टी के पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, अपने पॉइंट वीक है। जज का ऑर्डर आया नहीं, क्योंकि जज का ऑर्डर आया नहीं तो लायबिलिटी सर्टेन नहीं हुई, कैश आउटफ्लो कंफर्म नहीं होया, लेकिन कैश आउटफ्लो हाईली प्रोबेबल जरूर हो गया क्योंकि वकील ने कहता। वकील जज तो नहीं है तो फाइनल तो नहीं है, लेकिन हाईली प्रोबेबल है। हाईली प्रोबेबल है तो आप ये चेक करो कि आप अमाउंट कंफर्म है नहीं कंफर्म। वैसे तो कंफर्म नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी आया है, लेकिन जितनी वो मांग रहा है मोटा मोटी उतनी की होगी, तो एस्टिमेशन पॉसिबल है। अब 3 कंडीशन अगर मिलनी तब कहीं जाकर के किसी चीज को प्रोविजन बोलेंगे। एक भी चीज अगर मिसिंग होगी तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। गला सेट कर लो, फिर थ्योरी के लिए ना गला चाहिए होता है। क्या समझे बात का? हमने वैसे जो करना है ज्यादातर, हमने प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन याद करनी है, कल्ली लायबिलिटी की डेफिनेशन याद नहीं करनी। लेकिन आगे जाके ना ट्रू फॉल्स आएंगे, ट्रू फॉल्स में एक स्टेटमेंट लिखी होगी और वो स्टेटमेंट को ना पहचानना होगा कि वो लायबिलिटी है, प्रोविजन है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो स्टेटमेंट की पहचान करने के लिए आपको लायबिलिटी बता रहा हूं कि लायबिलिटी चीज क्या है और प्रोविजन चीज क्या है, बस कंसेप्चुअली। कैश आउटफ्लो हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। अगर आपका कैश आउटफ्लो हाईली प्रोबेबल नहीं है तो हाईली प्रोबेबल नहीं है। एग्जांपल के लिए अपन ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रखा है, ठीक हो गया, मतलब मेरे पास बीआर होगा जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया है। लाइबिल बीपी है चेतना के पास। चेतना एक बढ़िया पार्टी है, बढ़िया पार्टी जब बोलते हैं ना, मतलब बिजनेस एंटिटी को पार्टी बोल देते हैं ऐसे, बढ़िया पार्टी है, काम धंधा बहुत बढ़िया है, सुपर्ब इनकी इनकम है, तो हाईली प्रोबेबल तो यही है ना कि ये पे कर देगी। तो मेरा कैश आउटफ्लो जाना क्या हाईली प्रोबेबल है? नो, दिस इज अ रिमोट लायबिलिटी। रिमोट, बहुत दूर दी, रिमोट मतलब दूर, बहुत दूर की, मतलब कुल मिला के कैश आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। अगर कैश आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है तो ये आपकी क्या बन गई? कंटीजेंट लायबिलिटी बन गई। ठीक, या फिर केस 2 प्रोबेबल तो है कि पे करना पड़ेगा, जैसे केस चल रहा है, कोर्ट केस, वकील ने कह दिया हम हारने वाले हैं, पता है प्रोबेबल है कि पे करना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट नहीं पता कितनी, क्योंकि सामने वाले बंदे ने, एग्जांपल के लिए कई बार लोग ना, जैसे एप्पल की पीछे न्यूज आई थी कि एप्पल की सीरी सुनती रहती है, डाटा कलेक्ट कर रही है। अब योगेश के पास आईफोन है, योगेश ने जाकर के एप्पल के ऊपर केस कर दिया, उन्हें योगेश को पता ही नहीं मैं कितने पैसे मंगने हैं। हाँ, तो योगेश ने केस तो कर दिया लेकिन योगेश ने कुछ मांगा ही नहीं, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन जज। जज का क्या पता क्या मुंह फाड़े, $1,000 फाड़े, $10,000 फाड़े, $1,00,000 फाड़े, क्या पता। प्रोबेबल है देने पड़ेंगे, उसका वकील बोल रहा है एप्पल का यार गलती तो अपने तो होगी, सामने वाला बंदा को पैसा मांग नहीं रहा, तो कंपनी को एस्टिमेशन भी पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी है जाना जाएगा पैसा, अमाउंट अनसर्टेन है कि कितना जाएगा पता नहीं, क्योंकि जज का ऑर्डर नहीं है, लेकिन गेस वर्क भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सामने वाला बंदा पैसा मांगता नहीं पाया। अगर सामने वाला बंदा जिसने केस किया है अगर वो पैसे मांग रहा हो तो वही सामने वाले बंदे का एस्टिमेशन बन जाएगा, और अगर मांगता नहीं पाया उन्होंने एस्टिमेट लाना औखा है, तो कुल मिला के एस्टिमेट लाना औखा है तो कंटीजेंट लायबिलिटी बोल देते हैं। ये एक होर रीजन है, ये तो मैं तुम दसता भी आए करना है यार, आए करना था क्यों करना है, एक होर लॉजिक सुनो। जो वर्ड प्रोविजन है ना, क्योंकि यार जाऊंगा, हाईली प्रोबेबल है जाऊंगा, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? आने वाला खर्चा जो आपको दिख रहा हो अभी बुक कर लो, फाइन।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, तो प्रूडेंस के हिसाब नाल इनू खर्चा बुक कर लो। एक्सपेंस बुक करने जाओगे तो क्या P&L डेबिट करोगे? हाँ, तो फिर कुछ तो क्रेडिट भी करोगे, जो क्रेडिट करोगे वो प्रोविजन। तेनू आए बोलते हैं भी प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्डेड मतलब एंट्री पास हो जाती है भाई, प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लेकिन अगर मैं कंटीजेंट लायबिलिटी की बात करूं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवा रखा है, प्रोबेबिलिटी है नहीं भी पे करना पड़ेगा, जो तो मेरी प्रोबेबिलिटी मैंने लग ही नहीं रही मैंने पे करना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको लायबिलिटी भी क्यों खड़ा करूं? मेरा कोई नुकसान वगैरह भी है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये बैड डेट करने वाली है जेड़ा मैं तो आज ही बैड डेट बुक कर ला, नुकसान तो दिखी ना मुझे, तो मैं इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, ना खर्चा बुक कर रहा हूं ना लायबिलिटी खड़ी कर रहा हूं। किसकी? अगर मेरा कैश आउटफ्लो प्रोबेबल ही है नहीं, अगर मेरा कैश आउटफ्लो प्रोबेबल ही है नहीं तो मैं इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन चीजों को अपन कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड नहीं करते मतलब नो एंट्री, मतलब नो एक्सपेंस नो लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो जिहड़ी चीज़ तुहानूं लगदा खर्चा बुक करने की लोड़ ही नहीं यार, उन्होंने रिकॉर्ड करो ही ना। जे मैनूं लगदा नहीं वे डिफॉल्ट करोगी तो मैं क्यों खर्चा बुक करा भाई, तुक्की नहीं बनता। दूजा सेकंड केस, कोर्ट केस वाली एग्जांपल। कोर्ट केस में अमाउंट अनसर्टेन है, गाहक मंगदा नहीं पिया। अगर तो आप एस्टिमेट कर पा रहे हो, अगर एस्टिमेट कर पा रहे हो, अगर तो सामने वाले ने मांग लिए कितने पैसे, फिर तो मैं एंट्री पा सकता, क्योंकि एंट्री पाने के लिए अमाउंट चाहिए है। कोर्ट केस होया वे, अपना वकील कह रहा है असं हारांगे तो आपां नूं पे करना पऊगा। अगर पे करना पऊगा तो मैनूं खर्चा बुक करना चाहिए, लेकिन खर्चा बुक करने के लिए अमाउंट तो चाहिए। अगर तो अमाउंट गेस कर पा रहे हो तो एंट्री पा सकता है, जब अमाउंट गेस ही नहीं कर पा रहे एंट्री पावाएं किवें? फिर कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि अमाउंट ही नहीं गेस कर पा रहे। बात समझ में आई? अब भी आपने नोट करना, एक बार मेरा चार्ट देखना फिर आप नोट करना, या इसी को रहने देता हूं। देखो जो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी, लिखना नहीं अभी, 1 मिनट, मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे, ए टू पे वर्ड ना ब्रैकेट है, मतलब डेडिकेटेड थोनों पेपर लिखने की लोड़ नहीं। वर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब ही टू पे है, भी पे करने की ऑब्लिगेशन। whose cash outflow is probable, या फिर कैश आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल। अगर कैश आउटफ्लो प्रोबेबल है नहीं, मतलब मैंने लग ही नहीं रहा भी पैसे देने पैणगे। एग्जांपल के लिए बी आर डिस्काउंटेड, अगर ये बी आर डिस्काउंटेड वाली एग्जांपल लें तो मैंने प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा जिसके पास बीपीओ बहुत वधिया पार्टी है यार, वो डिफॉल्ट नहीं करूंगा, तो मैंने प्रोबेबिलिटी है नहीं मैंने पे करने पैणगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है नहीं मेरे को पे करने पड़ेंगे, तो मेरे को खर्चा बुक करने की लोड़ ही नहीं, तो उसको क्या बोल देंगे हम? कंटीजेंट लायबिलिटी। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या तो कैश आउटफ्लो प्रोबेबल होगा या नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल है कंटीजेंट लायबिलिटी, और अगर प्रोबेबल है तो आप ये चेक करो अमाउंट सर्टेन है अनसर्टेन है। अगर तो अमाउंट सर्टेन है, पता है देनी पैणगे, प्रोबेबल है देनी पड़ेगी पता ही है, और अमाउंट भी पता है कितनी देनी है, फिर तो यही तो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट इज अ लायबिलिटी। लेकिन अगर हो अमाउंट अनसर्टेन तो प्रोबेबल है देने पैणगे, अमाउंट पता नहीं लेकिन प्रोबेबल है खर्चा बुक करना चाहिए, पर खर्चा बुक करने के लिए अमाउंट तो पता होवे। अगर तो अमाउंट गैस वर्क कर पा रहे हो तो एंट्री पा लांगे, गैस वर्क नहीं कर पा रहे तो एंट्री पा ही नहीं सकते।
अमाउंट अनसर्टेन दी एग्जांपल की होगी कैश आउटफ्लो प्रोबेबल अमाउंट अनसर्टेन। एक मिनट, ਇਹਦੇ दो टुकड़े बनाने हैं, उस तो बाद एग्जांपल लिख दूंगा। या फिर एग्जांपल लिटिगेशन पेंडिंग बट क्या चीज है दिख रही है कि डिफीट होएगी बट एक्सपेक्टेड डिफीट इन द लॉ, expected to defeat defeat expected। ठीक है चलो, लिटिगेशन पेंडिंग और डिफीट एक्सपेक्टेड है। अगर हमें लग रहा है कि हम हारने वाले हैं तो फिर प्रोबेबल हो गया ना, तो एंट्री पानी चाहिए है। पर एंट्री पाने लिए प्री कंडीशन की अमाउंट पता होवे, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो केस निकलेंगे, या तो अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड if amount can be reliably estimated तो इन्हों प्रोविजन बोल देंगे आप। प्रोविजन बोल दिया, एंट्री पास कर दो, पास एंट्री। जी जो एंट्री पास करते हैं इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड इन बुक्स। लेकिन अगर कांट बी एस्टिमेटेड, इफ अमाउंट कांट बी एस्टिमेटेड, अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, एंट्री कांट बी पास्ड, देयरफॉर एंट्री कांट बी पास्ड, देयरफॉर इट इज अ कंडीशनल लायबिलिटी। क्योंकि एंट्री पास ही नहीं हो पा रही, तो ठीक है फिर कंडीशनल लायबिलिटी है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते। जो लिखे ना एंट्री कांट बी पास, दैट इज कांट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। बट नोट दे देना इसका, नोट गिवन एज, इन नोट नहीं इन लिख दे, डिस्क्लोजर दे दियो था। डिस्क्लोजर गिवन एज फुटनोट इन बैलेंस शीट, फुटनोट बिलो बैलेंस शीट। बोलते फुटनोट इन बैलेंस शीट ही है, लेकिन इन बोलूंगा तो आपको ऐसा ना लगे बीच बांट दो बैलेंस शीट दे, तो मैंने बिलो लिख दिया। बैलेंस शीट के अंदर नहीं बांटना फिर, बैलेंस शीट के बिलो, बैलेंस शीट तो बाहर, एंट्री नहीं पानी। बन की बात, डेफिनेशन याद होगी। देखो भाई प्रोविजन की डेफिनेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is probable, amount is uncertain but can be reliably estimated is known as provision। बन गई डेफिनेशन। प्रोविजन रेफर्स टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। एक वर्ड आ गया प्रेजेंट, एक्स्ट्रा वर्ड। प्रेजेंट मतलब आज दी ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is probable, amount is uncertain but can be reliably estimated। बुक की वर्ड होगी, बुक की वर्डिंग, बुक की वर्डिंग सिंपली आ चार चीज़ों मिला के बनती है। तो सुबह ही समझाई दिंदा सी मैं, बुक की वर्डिंग चार चीज़ों समझा के बनती है। लॉ की वर्डिंग अगर तुम लगता ना भी एज इट इज लिखनी है, तुम ये देखो भी लॉ च की क्या गई चीज़ा, आ चार चीज़ा कही गई हैं। अब अगर बच्चा प्रोविजन की वर्डिंग लिखने लगेगा, कुछ भी भूर दूंगा, मतलब प्रेजेंट फाइनेंशियल बोली जाए, मतलब पता नहीं की भूरूगा इस च, बस आ चार चीज़ा बोलोगे फिर ही वो डेफिनेशन कंप्लीट है, अदरवाइज वो डेफिनेशन ही इनकंप्लीट है। तो जो तुम चार चीज़ा बोलती थोड़ी वर्डिंग ऑटोमैटिक लॉ की वर्डिंग ना मैच हो जाओ। लॉ की वर्डिंग नू
याद रखने का इको ही तरीका है, तुम ये पढ़ो भी लॉ की वर्डिंग के किहड़े किहड़े पॉइंट्स के बारे गल की गई है, जिहड़े जिहड़े पॉइंट्स की गल की सब पॉइंट्स तोड़ तोड़ के लिख लो अड अड, कंपाइल कर दो, स्टेटमेंट बन गई। उन विच जेडे वो होंगे ना कंजंक्शन होते हैं, जो दो को जोड़ने वाले कंजंक्शन नहीं होता ना, वो कंजंक्शन आपके हिसाब नाल लो, की फर्क पैंदा है, उसका कोई चक्कर नहीं होता। ग्रामेटिकल एरर नहीं देखते सी में, इंग्लिश की ग्रामर वीक को कहते चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो इज probable, amount is uncertain but can be reliably estimated is known as a provision। प्रोविजन की डेफिनेशन होगी कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन। कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं एक तो ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अच्छा ये जेड़ा आपका चार्ट है ना सारा, ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का ही बनाया है। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is not probable is contingent liability, and it also includes present financial obligation whose cash outflow is probable, amount is uncertain and cannot be reliably estimated। ये भी contingent liability है। ये देखो दो डेफिनेशन है। कहते हैं contingent liability में और क्या आता है, present financial obligation whose cash outflow is not probable, इसके अलावा present financial obligation whose cash outflow तो probable है, amount uncertain है and cannot be reliably estimated। दूसरी डेफिनेशन होगी। एक और पहली डेफिनेशन जो बचपन से की है शायद आपने, इट रेफर्स टू द पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। उधर था वर्ड प्रेजेंट, इधर आ गया पॉसिबल, हो सकता है देने पड़ जाए। ये जो सारी बातें थी ये तो कंफर्म थी देने वाली कि हाँ देनी पड़ेंगे यार। एक आगे पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो ये बचपन में पढ़ते थे। तो तीन डेफिनेशन हो गया कंटीजेंट लायबिलिटी दियां, पहली, ये दूजी और ये तीजी। अब ऐसे 1 2 3 कर लो। सेक्शन 31 कहां पे, यही पढ़ेंगे वहां पे लॉ में, आपको नहीं याद, बाकी बच्चों को। 1 2 3 मार्क कर लिया। अभी समरी चार्ट ना लो दो। देखो समरी चार्ट से आपका डेफिनेशन एस्टेस कंप्लीट हो जाएगी, और कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए पेपर में आता है। क्या हो गया बोलो, दो तो बुक तो बनाओ, पेज नंबर 220 खाली है। वी आपको मैं थोड़ी लिमिटेड सी कराऊंगा, उतनी करके चले जाना बहुत है, उदू ज्यादा करनी नहीं, तो इन्नी करनी है जिन्नी कराती।
जूम करूं? चलो भी हो गया। फिर से बोलिए एक बार। प्रोविजन की डेफिनेशन क्या थी? प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is probable, amount is uncertain, amount is uncertain है तभी एस्टिमेशन करने की बात आ रही है। सर्टेन होती फिर आती एस्टिमेट करनी। अनसर्टेन बट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड, तो प्रोविजन। कंडीशनल लायबिलिटी पहला पॉसिबल, पहले तो ये दो वर्ड डब्बे में डालो ऐसे, एक इधर से वर्ड प्रेजेंट, उधर से वर्ड पॉसिबल, डब्बे छुपा ले। उदूआ कंडीशनल लायबिलिटी डेफिनेशन तीन है, पहली आह, दूजी आह, तीजी आह। तो पहली डेफिनेशन, contingent liability refers to possible financial obligation whose cash outflow is dependent upon happening or non happening of a uncertain event। दूसरा, ये था वर्ड पॉसिबल, इधर से नीचे फिर से वर्ड डिब्बे में डाल लो प्रेजेंट। एक था पॉसिबल वाली तो पक्की कंटीजेंट लायबिलिटी है, प्रेजेंट वाली भी कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी अगर प्रोबेबल है नहीं, अगर अनसर्टेन है, एस्टिमेशन है नहीं। तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। दूसरी डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो इज प्रोबेबल, अमाउंट इज अनसर्टेन बट कांट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। तीन डेफिनेशन होगी। फिर चौथा पॉइंट क्या आ गया कि जो प्रोविजन है इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब आप कहोगे सर ये वर्ड रिकॉग्निशन क्या होता है ना, इंटर में आकर के जब भी एएस पढ़ेंगे ना, एएस ना ਇਹ ਗੱਲ करता है वर्ड रिकॉग्निशन, एएस बोलता है बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਕॉग्निशन बोलते हैं। एएस हमेशा ना तीन चीज़ों ਤੇ ਗੱਲ करता है, ज्यादातर चार ਤੇ कह लो। पहला इनिशियल रिकॉग्निशन,
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन, चौथा डिस्क्लोजर। फिर केएस इन चार चीजों के ऊपर बात करता है। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब पहली बारी अगर वो चीज रिकॉर्ड करना तो केड़ी वैल्यू ते रिकॉर्ड करना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब हर साल दे एंड ते की करना है, ओदा कोई डेप्शन चार्ज करनी है, बैलेंस शीट जेडी वैल्यू दिखानी है केड़ी वैल्यू ते दिखानी है, कॉस्ट और एनआर विच एवर इज लोअर पे दिखानी है इन्वेंटरी, ऐसे वाली बात ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आती है। इनिशियल रिकॉर्ड नु रिकॉग्निशन बोलते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब ड्यूरिंग द ईयर की कम करना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, साल ਦੇ एंड ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। डी रिकॉग्निशन मतलब ਜਦੋਂ बुक्स ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ करना है। तो मतलब एएस अकाउंटिंग दस दे अकाउंटिंग किमें करनी है किसी पर्टिकुलर चीज की। जैसे एएस 10 है आपका, एएस 10 किस बारे में बात करता है, पीपीई, फुल फॉर्म प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट के बारे में बात करता है। लेकिन आप वर्ड टेंजिबल फिक्स एसेट बोलोगे ना, आप बोलोगे वर्ड पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट वो वाले जो आप बिजनेस में यूज करोगे, मतलब अगर आपके पास कोई बिल्डिंग पड़ी है, क्यों पड़ी है, बिजनेस में यूज नहीं करते, मतलब बिजनेस तो है आपका लेट से कोचिंग का, एक बिल्डिंग भाई ऐसी किराए देती हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं उसे, वो एस 13 में आती है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ AS 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, उनको पीपी बोलते हैं। अच्छा टेंजिबल क्यों क्या है, क्योंकि इनटेंजिबल, गुडविल परचेज्ड, पेटेंट्स, वो एएस नंबर 26 इनटेंजिबल एसेट में वहां पे डील करते हैं, क्या करके मैंने वर्ड टेंजिबल बोला है, ठीक है। तो एएस 10 जैसी पीपी है ना, वो बात करेगा कि इनिशियल जो एसेट लेके आए केडी वैल्यू तो रिकॉर्ड करी है, ठीक। तो एएस 10 ये बात करते हैं, कहते हैं जो भी खर्चे करोगे एसेट को, ध्यान सुनना वर्डिंग, expenses incurred to bring the asset at the condition, sorry, expenses incurred to bring the asset in the condition and at the location as desired by the business entity। खर्चा किता ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जोड़ते हैं। बेसिकली एएस 10 बोलता है कि अगर एसेट को खड़ा करना है आपने, किस वैल्यू पे खड़ा करना है, एक तो कॉस्ट जो इंकर करी है प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो सारे खर्चे जो किए गए एसेट को उस कंडीशन में लेके आने के लिए या उस जगह पे लेके आने के लिए जिस जगह पे या जिस कंडीशन में बिजनेस एंटिटी उसको चाहती है यूज करना। मतलब एसी है, ये एसी असी ईवली क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ यूज करना ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, ਇਹ ਸਾਡੀ डिजायर है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ माल रोड पे गए, ब्लू स्टार है, अमरीक सी रोड पे गए, वहां से बाई किया, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ बनना नहीं, ਉੱਥੋਂ पहले ਇੱਥੇ भी लेके आना पू, खर्चा किया टू ब्रिंग एट द लोकेशन, खर्चा किया इन द कंडीशन लेके आने, इंस्टॉलेशन का इन द कंडीशन लेके आने के लिए, तो एट द लोकेशन लेके आने के लिए, इन द कंडीशन लेके आने के लिए जो बिजनेस एंटिटी चाहती थी वो सारे खर्चे उठा करके एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है ना, मतलब एसेट की परचेज प्राइस वो तो है ही है, प्लस ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बन गई। AS 10 ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ है। ਇਹ चीज है नीचे रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब ही क्या होता है, दैट इज टू रिकॉर्ड इन बुक्स बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ये मैंने आपको क्या लिखा है, रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब, रिकॉग्निशन का मतलब की है बुक्स के रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री पाके रिकॉर्ड करना। क्या कंटिजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, ता करके उन्होंने कहोगे इट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है क्या,
कदों किसी चीज रिकॉर्ड करना है बुक्स आही सर, जब वो कैश आउटफ्लो प्रोबेबल हो, अमाउंट अनसर्टेन हो, लेकिन कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड हो, यही आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। ज्यादा कंडीशन मीट कर जाए फिर तो रिकॉर्ड कर लो, क्या कंडीशन मीट ना करे फिर वो कंडीशन लायबिलिटी होगी, फिर रिकॉर्ड ना करो। ठीक है जी। अब AS10 PP एक तो इनिशियल रिकॉर्ड दिया एंगल कर दे, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंगल कर देखते होते कहते हर साल डेप्शन चार्ज करो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का पार्ट आ गया। फिर बात करते हैं कि साल के एंड पे एसेट जब खड़ा करना है किस वैल्यू पे खड़ा करें, कल कॉस्ट पे चलता रहने दे, कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीज इन द मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, तो WDV आ गई, उसी वैल्यू पे खड़ा कर रहने दे, या फिर हर साल के एंड पे जाकर के बाजार में पूछ के कि इसका प्राइस क्या चल रहा है भाई, इतना चल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट से चल रही है फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है। दो ऑप्शन है, या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल भी चूज कर सकते हो, रिवैल्यूएशन भी, मर्जी है। किसने कहा मर्जी है, AS10 ने। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की गल आ गई, हर साल के एंड पे एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे दिखाना है, एक तो डेप्शन चार्ज करनी ही करनी है, प्लस कॉस्ट पे चलने दें, या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करें। रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे तो बाजार में जाएंगे ऐसे प्राइस चेक करके आएंगे, मतलब ये दो ऑप्शंस है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अच्छा हूं गल हो सुनो, मैंने क्या बोला, ये दो ऑप्शंस है, या ये चूज करो या ये चूज करो, या कॉस्ट मॉडल चूज करो या रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करो। ठीक, जनरली, हमेशा जनरली, ये वर्ड ना जनरली उही नहीं है, बकवास नहीं है, मतलब सेंटेंस को सोना लगाने के लिए लगा दो, नहीं। जब मैं वर्ड बोला ना जनरली, इट मींस इट आल्सो हैव एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होगी कोई तो। जनरली जो थोड़े कोई चॉइस होंगी है ना अकाउंटिंग करने दी, या तो ऐ कर लो या ऐ कर लो, उन दोनों में से जो भी आप चूज कर लेते हो उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी बोल दे। क्या बोला मैं, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग करने दे दो ऑप्शन सी, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ दैट इज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। होता नहीं, कभी कभी दुकान पे जा रहे हो, वो कहते हैं कि सर अगर आपने, हम रिटर्न करते ही नहीं है, फ्लिपकार्ट पे जाते हो वो कहते हैं 30 डेज की रिटर्न, अमेजोन पे जाते हो वो कहते हैं 7 डेज की रिटर्न, उसको ऐसे बोलते हैं ना ये हमारी पॉलिसी है जी, हम तो ऐसे करेंगे। पॉलिसी इज साडी चॉइस, ना कि लॉ, सरकार नहीं दिंदी चॉइस, अकाउंटिंग करने की चॉइस ही अकाउंटिंग पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जेड़ा भी एंटिटी ने चूज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, दैट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। जनरली यही होता है। तो एक ऑप्शन SLM लगाना, एक ऑप्शन है WDV लगाना, चॉइस है ना, दोनों में से कोई भी चूज कर लोगे, वो क्या बन जाएगी आपकी, ये इसकी एक एक्सेप्शन है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, एक्सेप्शन है। जनरल मतलब बताना तो था ही ना आपको, अब नहीं तो बाद में बताना था। जनरली यही ऑप्शन होती है, मतलब एग्जांपल एक और, इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए या तो लिफो या फिफो या वेटेड, चॉइस है ना, कोई भी चूज कर ली, वो क्या बन गई आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ नहीं नहीं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है। मतलब जनरली डेफिनेशन ही पढ़ोगे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यही कहना कि अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है, जो भी मेथड एंटिटी ने चूज कर लिया अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, दैट इज देयर अकाउंटिंग पॉलिसी, फिनिश। एक्रूअल या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम कदों बुक करिए, जो पैसा आ गया कि जो अर्न कर लिया, ये चॉइस है, दोनों में जो भी चूज कर लिया वो अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई। जनरली जो चॉइस आ जाए आप जो चूज कर लिए वो अकाउंटिंग पॉलिसी है, एक्सेप्शन हुई तो स्पेसिफिकली कितना कितने को लिखा होगा। ठीक, और क्यों एक्सेप्शन में डालते, किस चीज को डालते बाद में बताऊंगा, एक बार दे लिए बहुत है ना। ठीक, मैं आपको ये समझाया कि इनिशियल रिकॉग्निशन, देखो ਜਿਹੜੀ चीज़ा मैं बोल रहा है ना, थानू ऐसा लग रहा है थ्योरी है पकाई, अगर तुसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है थानू ये चीज़ां समझ आनी चाहिए। मैं थानू ये सिस्टम समझाई ना, सिस्टम चली किवें दा, ओवरव्यू दी ना चीज़ां दा, ठीक है ना, कोई बकवास नहीं मार रहा मैं। ऑब्वियसली गल है, थानू ये चीज़ां दी नॉलेज होनी चाहिए है, कल्ले क्वेश्चन कड्ढन नाल प्रो नहीं हो जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट वधिया नहीं कहलाओगे, किसी ने पूछ लिया तो होरती आपां पंजाबी चीज़ां दा मतलब पता होवे, इंग्लिश दी वर्डिंग एग्जैक्ट मैच हुंदी नहीं हुंदी, दफा होवे यार, पेपर नंबर आंदे कि नहीं आंदे क्योंकि मेरी वर्डिंग खराब है, दफा होवे, डजंट मैटर, मैं ओदी गल ही नहीं कर रहा, मैं ये गल कर रहा थानू
पंजाबी च चीज का मतलब समझ आता हो, पंजाबी च पता हो मोटा मोटी है कि व्हाट इज दिस थिंग। चलो इनिशियल रिकॉग्निशन वर्ड समझ आया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट समझ आया। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब कि एक बार रिकॉर्ड करने के बाद उसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे, उसकी हर साल डेप्शन चार्ज करेंगे, साल के एंड पे किस वैल्यू पे दिखाएंगे, साल के एंड पे जो भी वैल्यू पे दिखाना है ऑप्शन होती है, तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, इन दोनों में से जो भी चूज कर लेता है वो बन गया आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। एएस नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बोलता है कि यार देखो हर एक एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी एडेड हो सकती है, हाँ हो सकती है। किसी ने कॉस्ट मॉडल लगाया होगा, किसी ने रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया होगा, तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता देना कि तुसी आपके अकाउंट्स बनाने ਲਈ ਕਿਹੜੀ पॉलिसी यूज की है, लिस्ट दे दियो सारी। ये बात कौन बोलता है, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो बोलते हैं ਜਿਹੜੀ अकाउंटिंग पॉलिसी तुसी अडॉप्ट की है डिस्क्लोजर दे दियो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या यूजर ਨੂੰ पता लग जाएगा। अच्छा तो यूजर एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने के लिए उसको पता रहेगा कि अच्छा ये ऐ चलाते हैं ये ऐ चलाते हैं, तो फर्क आऊगा चीजों च। अगर खुशी कॉस्ट मॉडल चला रही है तो खुशी के एसेट हर साल घटते ही जाएंगे, वजन के है ही नहीं, अगर नवे नहीं लेके आए अनलेस। लेकिन सिमरन स्माइल स्माइल का क्या सीन चलेगा, अगर ये रीवैल्यूएशन मॉडल लेके आ रही है तो इससे क्या होगा, हो सकता है नए एसेट्स नहीं खरीदे ताम ये एसेट्स बढ़ गए, तो कोई बंदा यूजर पढ़ के प्राइमा फेसी, मतलब अगर तुम डिस्क्लोजर ना पढ़ते तो तुम्हें शायद आई लग रहा है खुशी तो बेकार है एंटिटी, खुशी है बिजनेस एंटिटी तो बेकार है, इसको वजह से गिरते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, और रिवैल्यूएशन मॉडल ला रही है, ये नहीं ला रही, तो डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि एक यूजर जब दो एंटिटी को कंपेयर करेगा तो उसको पहचान लेनी चाहिए, अच्छा इसने कॉस्ट मॉडल लगाया है तभी करके इसके एसेट हमेशा गिरते ही हैं बढ़ते नहीं है, इसने रिवैल्यूएशन लगाया है ये फेक भी हो सकती है। रिवैल्यूएशन में क्या पता अनाप शनाप कोई भी वैल्यू पे एसेट खड़ा कर ले, सॉर्ट हो गया। एसेट अगर रिवैल्यू करते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऊपर को एंट्री का डालते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट, रिवैल्यूएशन गेन सरप्लस एक ही बात है। तब बैलेंस शीट में स्माइल की रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खड़ा होगा। तो अगर कोई यूजर सियाना है, यूजर मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर रहा है, जो भी अगर यूजर सियाना है वो क्या करूंगा, इसके जो एसेट की वैल्यू होगी ना उसमें से रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली वैल्यू कटा देगा, गेन उठ गया, सिंपल वैल्यू रहेगी, हम चीजें कंपेरेबल होगी, अब कंपेयर कर लेगा, अब पता लग जाएगा अच्छा स्माइल के सही पास एसेट है या नहीं है। तभी करके ये रिवैल्यूएशन गेन अमाउंट P&L में क्रेडिट करने को नहीं बोलते, ये कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आले तो खड़ा रखो बैलेंस शीट दिखी जाऊगा सानू भी कितना तुसी चढ़ाए हुए एसेट्स आपदे, चीजें दिख पा रही बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸੈਟ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ रिवैल्यू सरप्लस खड़ा होगा, ਉਹਨੂੰ P&L ਚ ਤਾਂ ਹੀ क्रेडिट नहीं करने देता। अगर तो एसेट की वैल्यू गिर रही हो फिर तो कहते P&L लॉस बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट घटाऊ कौन जान के ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश करूंगा बंदा, एसेट ज्यादा दिखाऊगा ਤਾਂ ਹੀ लोन ज्यादा ले पाऊगा, एसेट घटा के की फायदा। आडी मारन ਨੂੰ आप एसेट ਵੱਧ के दसते हैं हमारे पास ये भी है ये भी है, तो एसेट बढ़ा के दिखाता है बंदा, कम तो कौन नहीं दिखाता है। तो कम दिखाने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज्यादा दिखाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और डी रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, बुक से बाहर निकालना, मतलब जब एसेट बेचेंगे, उन मान लो एसेट अकाउंट डेबिट पे खड़ा है, रिवैल्यू सरप्लस बैलेंस शीट में खड़ा है लायबिलिटी साइड, ठीक है। जब एसेट बेचेंगे आप एंट्री आपको ये तो डालनी आती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट गेन लॉस उठा करके P&L में जेड़ा रिवैल्यू सरप्लस पे होता ही करना है, ये आपको पता है। आपको एंट्री करा दी, डेबिशन चैप्टर कर लिया हमने, एसेट बेचने लगे रहा, पता की एंट्री करनी है, रिवैल्यू सरप्लस का क्या करना है ये पता आपको नहीं पता, डेबिट कर देंगे फाइन क्रेडिट क्या करेंगे भाई। रिवैल्यू सरप्लस बच्चा ऑप्शन है ना, एक बच्चा कैसा 10,000 उम्मीद प्यार रहने दो, कैपिटल में ले जाओ, एक ऑप्शन है कैपिटल में ले जाओ, कंपनी है तो रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर दो। कहां पे लिखा है जनरल रिजर्व में क्रेडिट करना है, कोई बच्चा कह भी सकता है P&L में क्रेडिट कर दो, AS 10 लिखा हुआ है। जो डी रिकॉग्निशन होगी एसेट दी, उदो जेड़ा ओदा कॉरस्पॉन्डिंग रिवैल्यू सरप्लस अकाउंट होया और रिवैल्यू सरप्लस दा चक के बैलेंस जनरल रिजर्व से ले जियो। कहां पे लिखा हुआ है AS 10 में, डी रिकॉग्निशन का पार्ट हो गया ये कि जो एसेट डी रिकॉग्नाइज करना है, बुक्स चो बाहर कढ़ना है, उदो रिवैल्यू सरप्लस दा की करना है, उन चक के कहते जनरल रिजर्व लेके जाना। ये चीज सरकार ने लिख के दी हुई है, लॉ बन गया।
क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है इसको पीएनएल में ले जाता, सरकार ने कह दिया कि नहीं इसको जर्नल रिजर्व में लेके जाओ, है जी। तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, जिथे जिथे बंदे ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਏਐਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, मतलब लॉ बने हुए है। एएस है ही क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। कंपनीज एक्ट के साथ साथ रूल पढ़ते हो आप, कंपनीज एक्ट के थल्ले प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है, सेक्शन नंबर 133 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, ठीक है जी, किसके साथ मिलके, किसके साथ मिलके, आईसीआई के साथ मिलकर के एएस बनाएगी बस। तो एएस आईसीआई ने एएस बना दी है, सरकार ने मोहर लगा दी और पब्लिश कर दी है, ये सीन है। तो एएस आर द रूल्स, रूल्स है मतलब लॉ है, लॉ है मतलब जो लिख दिया वो फॉलो करना ही पड़ेगा। और ज्यादातर इनमें कौन सी बातें लिखी होती है, वो बातें जिस चीज के ऊपर हमें डाउट आता है, ठीक है। कहीं से कहीं चले गए हम। कमिंग बैक टू द प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्योंकि मीट करता है तो हम क्या करते हैं, इसको लायबिलिटी दिखाते हैं बैलेंस शीट में। शेड्यूल 3 का आपने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट +2 में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसमें आप दिखाते हो ना लायबिलिटी साइड पे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी अलग अलग, तो लायबिलिटी साइड पे तो इसको लायबिलिटी दिखाते हैं आप। लेकिन कभी कभी कहते हैं एसेट में रिडक्शन भी माइनस करते रहे, जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, टैक्सेशन हो गया, डाउटफुल डेट हो गया, एक्सेट्रा। ये जो प्रोविजन है ये राइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट मतलब पिछे कोई ऐसी गलती की उन्हें ता करके अज पे करने पै रही है, ऐसा कुछ। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जरूरी नहीं है कि पीछे को गलती करी ही हो। एग्जाम्पल जैसे गारंटी दे रखी है हमने किसी को, गारंटी मतलब कीर्ति ने लोन लेना था बैंक से, हमने कीर्ति गारंटी दे दी कि कीर्ति तूने लोन लेना है, बैंक को बोल दिया, बैंक लोन दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो बाई चांस अगर कीर्ति डिफॉल्ट करके तो मेरे को बैंक को पे करने पड़ेंगे, एस्ट मैं कुछ खास कितना नहीं है, तो इसको बोलते हैं डोंट राइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं प्रोविजन की, एग्जाम्पल आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, इनकम तो मैं ही अर्न की थी ना, ऑब्वियसली गल है मैं टैक्स देना सी, तो ये मेरा पास्ट इवेंट है, तो बस ठीक है। और कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या करते हैं हम, डिस्क्लोज इन द फुटनोट। जल्दी जल्दी लास्ट एक बार डेफिनेशन बता दो फिर आगे चले। 1 घंटा लगा दिया हमने प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर, लेकिन इस 1 घंटे में मैंने आपको चीजें बहुत बता दी। प्रोविजन की डेफिनेशन, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is probable, amount is uncertain, can be reliably estimated. उधर कंटीजेंट लायबिलिटी पहला पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is not probable. कैश, एक मिनट सॉरी फिर से, कंटीजेंट लायबिलिटी refers to the possible financial obligation whose cash outflow is dependent upon happening or non happening of uncertain. दूसरा प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is not probable, खत्म। तीसरा प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन whose cash outflow is probable, amount is uncertain but cannot be reliably estimated। याद ना तुसी आ फ्लो चार्ट भी करना है, इथे तुम्हें याद रहूगा, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस में क्या कहेंगे, मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये लायबिलिटी दिखाते हैं, वो फुटनोट दिखाते हैं, पास्ट इवेंट से निकलता है, नहीं निकलता पास्ट इवेंट से, एग्जांपल बोल दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स बी आर डिस्काउंटेड। चलिए आगे, फिर आ गया अक्रूवल या मर्केंटाइल। अब ये जो वर्ड लिखा है ना मर्केंटाइल, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बार बार जब पढ़ेंगे ना बुक, अक्रूवल वर्ड पढ़ लेंगे, मर्केंटाइल वर्ड पढ़ेंगे नहीं, पेपर में लिखा रहेगा मर्केंटाइल, आंसर आपको आता है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बताएगा क्या है इसका। तो मर्केंटाइल अक्रूवल का दूसरा नाम है। अक्रूवल कंसेप्ट कहता क्या है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ध्यान सुनना, पहला मेरा इधर सुनो, एक्सपेंसेस एंड इनकम विच हैव बीन, एक्सपेंस है ना तो इंकर होएगा, इनकम है ना तो अर्न होएगी। ध्यान सुना फिर से, एक्सपेंसेस एंड इनकम विच हैव बीन इंकर्ड एंड अर्नड शुड बी रिकॉर्डेड। फिर से एक बार, expenses and income should be recorded
इन द ईयर, किहड़े साल च रिकॉर्ड करना है, इन द ईयर इन विच दे आर इंकर और अर्न। एक्सपेंसिस ते इनकम ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਇੰਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ अर्न ਕੀਤੀ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, एक्सपेंसिस ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਆਊਗਾ ਇੰਕਰ ਤੇ ਪੇ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਆਊਗਾ अर्न ਤੇ ਰਿਸੀਵ। ਐਕਰੂਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਇੰਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ अर्न ਕੀਤੀ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਸੀव ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं। कोई डेफिनेशन। एक्रूअल क्या बोलता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम दोनों ते गल करता है, इनकम एक्रूअल कंसेप्ट दोनों ते चलता है। ताई करके जेड़ा वो होंदा ना इस साल दी वेजेस पे कीतियां नहीं, खर्चा तो बुक कर लो। जो मैं क्या इस साल दी वेजेस होगा मतलब कि दिहाड़ीदार तो आप इस साल काम करा लिया, अगर उस मजदूर से इस साल काम करवा लिया हमने तो इस साल में खर्चा इंकर हो गया, पे हमने किया नहीं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी खड़ी करो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब मेरी बात सुनो, क्या ये आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्रू हो गए? हाँ, तो क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, एक्रूड बट नॉट पेड? हाँ, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को एक्रूड वेजेस भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ। इसके अलावा बैंक की एफडी, बैंक में एफडी करा रखी है, बैंक में एफडी करा रखी है तो ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन बैंक वालों की पॉलिसी है, फिर से देखो बैंक की पॉलिसी है, मर्जी है उन्होंने, उनकी पॉलिसी क्या है, वो 30 जून को ब्याज पे करते हैं हर साल, 31 मार्च तक। ठीक हो गया ना, मतलब पिछले साल 30 जून को मिला होगा, 30 जून तो लेके 6 महीने हो, 3 महीने हाँ 9 महीने का ब्याज, इनकम तो बंदी है पर पैसा तो आया नहीं, तो उसको एक्रूड इनकम बोल सकते हैं बट नॉट रिसीव्ड। इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। मैं ये कहना चाह रहा सी थोनू भी जेड़ा एक्रू वर्ड है ना, ये आई कहता है भी साडा खर्चा भी हो सकता, इनकम भी हो सकता, दोनों जेडे बनते हैं। इट कैन बी खर्चा, इट कैन बी इनकम। तो जेड़ा आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हो वो भी एक्रूड खर्चे ही है सारे, और जो एसेट साइड पे रिसीवेबल खड़े कर रहे हो वो भी एक्रूड ही है। ठीक, पर जो आप बचपन से करते आ रहे हो, एक्रूड वर्ड तुसी यूज करते हो सिर्फ इनकम दे लिए, एक्सपेंसिस दे लिए एक्रू वर्ड बुक्स वाले ज्यादातर यूज नहीं करते, पर हुंदे भी एक्रूड ही है। ठीक, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट दोनों के ऊपर लग रहा है, खर्चों के ऊपर भी और इनकम के ऊपर। एक्रू वर्ड चीज की है जड़ा बंद है बस, पर हाले तक पे नहीं हुआ, ताई करके वो बैलेंस शीट खड़ा है। हमारा एक्रूअल कंसेप्ट बोलता क्या, अकाउंटिंग करने का तरीका, अकाउंटिंग। अच्छा, ये सारे ना प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते ना इसे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स का मतलब है कि है एक बेसिक्स है, पिलर्स है, इन्होंने उत्ते ही अकाउंटिंग टिकी हुई है। मतलब अकाउंटिंग जिवें भी करी जाने ना, इन्हों के हिसाब ना करी जाने, क्योंकि इन्हें चाहिए कुछ करने क्या हुआ, ताई करके अकाउंटिंग जिवें कर रहे हैं आई कर रहे हैं। जैसे अकाउंटिंग हो रही है ना, वो ऐसे इसलिए हो रही है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जिन्हें गला पढ़ांगे सारा कुछ आप फॉलो करते हैं, ताई आप उस अकाउंटिंग करते हैं, तभी हम अकाउंट में रिसीवेबल खड़ा करते हैं और पेबल खड़ा करते हैं। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब P&L विच कदों बुक करना, इन विच इन द ईयर इन विच एक्सपेंसेस पहले वर्ड बोला है, पहला वर्ड एक्सपेंस बोला है तो पहला वर्ड इनकर बोलो, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड चल रहे हैं, लिखे नहीं हुआ पर चल रहे हैं। एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच दे आर incurred and earned whether or not paid or received। होगी डेफिनेशन आज इट इज यार होगी। इट सेज दैट इनकम, इधर उल्टा लिखा हुआ है, एक ही बात है, इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्नड इनकम और incurred whether or not they are received or paid। तो ध्यान ना कि देखना रिस्पेक्टिवली चली जाता है, पहला वर्ड इनकम तो अर्न तो रिसीव, दूसरा वर्ड एक्सपेंस इंकर और पेड। रिकॉर्ड कर लो चाहे पे कितना नहीं कितना, फिनिश। इफेक्ट मतलब इसी वजह से हम ये करते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, एडवांस मनी रिसीव जो हो जाती है पैसे, उसको सेल नहीं मानते,
क्योंकि इनकम अर्न ही नहीं करी अभी। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करते हैं साल के एंड पे, सिंपल, क्योंकि इस साल का बिलोंग नहीं कर रहा। अब एक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन खुद से बनाओ इसकी बिना देखे। वो क्या बोलता था, खर्चे और इनकम उस साल में रिकॉर्ड करना जिस साल में खर्चे है तो इंकर किए या अर्न किए, बेशक उसका कैश पे किया नहीं किया, रिसीव किया नहीं किया। इधर क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच दे आर इंकर, पेड और रिसीव, वेदर और दे आर इंकर्ड और अर्न। ठीक है ना, जिस साल में पे और रिसीव, वेदर और नॉट दे आर इंकर और पेड, इंकर और अर्नड। ठीक, एक्सपेंसेस, एक मिनट इतने पहला इनकम है, इनकम ते चलते, इनकम एंड एक्सपेंसेस should be recorded in the year in which they are received or paid, whether or not they are earned or incurred। जिस सर सी पे हो गया उसको रिकॉर्ड कर लो, डजंट मैटर कि वो इंकर ते अर्न होया कि नहीं, नॉट है। इसके अलावा ध्यान के रखना है रिस्पेक्टिवली वर्ड, पहला जेड़ा वर्ड चक लिया वो सारे वर्ड सीक्वेंस ही बोलने। तो क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच दे आर रिसीव्ड और पेड, वेदर और दे आर अर्नड और इनकम। पर की बात, जब चीजा पूरी करनी है ना, वर्डिंग ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी, दिक्कत आती ही नहीं। दिक्कत है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकती, फ्लक्चुएट है तो कर ही नहीं सकती, कैसे ही करेगी बताओ। ऐसे करके आपकी लॉ की वर्डिंग याद होती है। लॉ भी जब पढ़ना है ना ऐसे पढ़ना, 3 महीने पढ़ने के बाद बता दिया कैसे पढ़ना है। चलो, ऐसे टाइम बहुत लगता है बस, ऐसे करने में ना टाइम बहुत लगता है, लेकिन ठीक है बस, सॉर्ट है। अब ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन फॉलो करते हैं, सीए लोग, प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। क्योंकि एग्जांपल के लिए अब किसी का हमने ऑडिट करना है 24-25 का, कब करेंगे भाई, सितंबर 25 में। ठीक, कम अगले साल करांगे, पैसा डेफिनेट सितंबर 25 तो बाद मिलूगा। इनकम थोड़ा खिला से पहले दिखा के भाई जी 24-25 इनकम दिखा करके उसके ऊपर इनकम टैक्स भर दे, ना कम किता ना पैसा आया ना लेन ना देन। ठीक है ना, तो क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, जो तो पैसा आया तो इनकम बुक करते हैं। तो वकील लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ये क्या करते हैं, कहते हैं कैश सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जब पैसा आ जाता है तभी इसको इनकम मानते हैं। सिमिलर आपके डॉक्टर लोग, जो तो पैसा आ गया तब इनकम मानते हैं उसे, ये नहीं कहते कि जब ऑपरेट कर दिया वो तो इनकम मान लो, बंदा बढ़ता इनकम मान लो, पैसा नहीं आया कोई नहीं, ऐसा नहीं चलता। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, ये वोकेशन का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वोकेशन। दो वर्ड होता है ना, एक वेकेशन, सुना कि नहीं सुना, छो क्या लेने हैं, आगे चले यार। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ के समझाना मेरे को। केड़े साल, इनकम अर्न करने लिए खर्चा करना पैंदा, फिर इनकम अर्न हो पाती है। तो कहते हैं वो खर्चे जो किए गए उस इनकम को अर्न करने के लिए, उन खर्चों को उस साल में रिकॉर्ड करना है जिस साल में वो इनकम रिकॉर्ड करे। जब मैं बोलता हूँ ना रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डेड इन P&L बुक्स नहीं, P&L। फर्क है, फिर कैसे पता लगा आपको, P&L कंटेक्स्ट से, कितने रिकॉर्ड का मतलब बुक्स रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड का मतलब P&L, कंटेक्स्ट से पता लगेगा, लॉजिक से पता लगेगा, सेंस बन दिया नहीं बन दी। रिकॉर्ड था, मान लो खर्चा पहला पे करता, रिकॉर्ड तो करांगे क्योंकि पे कर दिया। ऐसे कैसे बोल लोगे पे ही ना, रिकॉर्ड ही ना करो, रिकॉर्ड तो करेंगे बुक्स में। तो ये रिकॉर्ड किसकी बात करें, P&L से रिकॉर्ड करानी, पहला पे करता प्रीपेड है, रिकॉर्ड करेंगे, P&L में रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
प्री पे अगर सारा तो रिकॉर्ड तो करेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन पी एंड एल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये रिकॉर्ड द वर्ड से मतलब है पी एंड एल। एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न द इनकम should be recorded in the year in which the corresponding income is recorded. Expenses incurred, बोलियो मेरे, expenses incurred to earn the income should be, आप ये खर्चे निकल कर रहे हैं, should be recorded in the year in which the income is recorded. एग्जाम्पल के लिए आप 10 लाख का सामान खरीद के लेके आ गए, कब लेके आए? 27 मार्च को। 27 मार्च को आप सामान खरीद के लेके आ गए, बिल कटवा लिया, उसको पे कर दिया, ऑनरशिप मेरी होगी 27 मार्च को, हाँ पे भी कर दिए, इनफैक्ट 27 मार्च को बिल कटवाया, पे भी कर दिए, लेकिन ऑफ कोर्स सी बात है इसका जो सेल वगैरह शुरू करेंगे 1 अप्रैल ऑनवर्ड शुरू करेंगे, तो कुल मिलाकर के 27 मार्च 25 से लेकर के 31 मार्च 25 हमने कोई भी सेल नहीं करी। क्या सामने को खर्चा बुक करे? क्या ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कुछ निकालेंगे? कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं आना, क्योंकि जितना ओपनिंग स्टॉक उतना ही क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो निल होगा, जितनी परचेज उतना ही आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कट्टा कट्टी निल हो गए, तो डेबिट साइड पे कुछ आया ही नहीं, क्रेडिट साइड पे भी कुछ आया नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं होगा। ठीक हो गया? अगले साल क्या होगा? अगले साल लेट से ट्रेडिंग में हम ऐसे ही करते हैं ना कि लेट से आपकी जो सेल है ना, अपन ने 700 यूनिट्स भेज दिए, जो आपके ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स थे वो 1000। अगले साल आप परचेज करके लेके आए सिर्फ 200 यूनिट्स, क्योंकि आपको पता था मंदी चल रही है, सामान बहुत पड़ा है, तो टोटल सामान कितना था? 1200। कितना भेज दिया? 700। कितना पड़ा रह गया? 500। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 500 क्रेडिट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 1 2 3 ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनना है ना, ट्रेडिंग अकाउंट चाहे 3 फिगर पाने पता की हो गया, या तो ये 3 फिगर डाल लो या फिर ऑप्शन इतने में कल सेल बंदा 700 यूनिट, इधर में डालता रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यार प्लस 200 माइनस 500, कितना रह गया? 700। अब ये करना और ये करना फर्क है कि इक्को कर लिए? इक्को कर लिए। तो कुल मिला के होया कि जे 700 यूनिटा बिकियां तो जेड़ा नेट खर्चा डेबिट किया वो भी सिर्फ 700 यूनिटा का ही किया, पर अपने को डेबिट तो है तो टोटल 1200 सी, मतलब जेड़ा स्टॉक अवेलेबल सी वो तो 1200 यूनिटा का सी ना, तो खरीद के लगे 1200, लेकिन आप खर्चा कितना बुक किया? जितना खर्चा किया गया टू अर्न द इनकम। इनकम अगर 700 यूनिटा दी है तो खर्चा भी सिर्फ 700 यूनिटा का बुक करना है। मतलब ये मैचिंग के कारण ही है कि हम क्लोजिंग स्टॉक खड़ा करते हैं, क्योंकि वैसे डेबिट कितना है? वैसे 1200, पर नेट डेबिट कितना करना है? जिन्हें इनकम अर्न कितने करने के लिए खर्चा होया, इनकम अर्न करने के लिए खर्चा कितना होया? 700 यूनिटा का, तो नेट डेबिट 700 यूनिट होनी चाहिए ऐसी, ताई करके मैं क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट किया। तो ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते ही हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट। इससे क्या होगा? जितना खर्चा बनता है 700 यूनिटा की इनकम अर्न करने लिए सिर्फ होना कि डेबिट करो, बाकी सब हटा दो, तो ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दो, खर्चा हट गया। समझ में आ गई बात भाई? बहुत लॉजिकली आपको कली कली चीज समझा रहा हूं। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस incurred to earn the income should be recorded in the year in which income is recorded. earn कह सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड लिख दो, जेड़े साल इनकम बुक कर ली आप। हाँ, इनकम, एक और बात, मैचिंग ते एक्रूवल ना कट्ठे कट्ठे चलते हैं, मैचिंग और एक्रूवल हैंड टू हैंड चलते हैं। मतलब मैचिंग और कैश सिस्टम आप चला ही नहीं सकते पैरेलल, मैचिंग ते कैश सिस्टम पैरेलल चल ही नहीं सकते, सिर्फ एक्रूवल ते मैचिंग ही पैरेलल चल सकते हैं। गल समझ लो? एग्जांपल दे लिए, गुड्स बेचते पैसा आ गया, जिस साल पैसा आया आप उस साल इनकम बुक करांगे अंडर कैश, ठीक। रॉ मटेरियल लेट से इस साल में कुछ पे ही नहीं किया, तो एज पर कैश सिस्टम मैं तो खर्चा डेबिट ही नहीं करूंगा,
पर मैचिंग तो कहता डेबिट करो क्योंकि इनकम बुक की है, तो चल ही नहीं पाया, अड़क गया पेज। क्या सिस्टम कहता खर्चा बुक ना करो, मैचिंग कहता खर्चा बुक करो, इनकंसिस्टेंसी होगी। दैट्स वाई अक्रूवल ते मैचिंग ये पैरेलल चल रही है बस। तो क्या सिस्टम साइड पे ही है, उसको छोड़ दो। तो ये भी बात शायद लिखी होगी, इट फॉलोज द अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हैंड टू हैंड चलते हैं, दोनों भाई भाई हैं। तो मैचिंग सेट क्या बोलते हैं लास्ट टाइम, एक्सपेंसेस incurred to earn the income should be recorded in the year in which income is recorded। ਖਰਚੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। गॉट इट। चले आगे। अब आगे वर्ड अकाउंटिंग assumptions, ये क्या होती है। अब ना कहते कुछ गल्लां जेड़ा कि बिजनेस एंटिटी नहीं यूजर प्रिज्यूम करके चल सकता है। मतलब यूजर जो भी किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूगा देखूगा, वो ये प्रिज्यूम कर सकता है भी इस एंटिटी ने एक्रूवल कंसेप्ट लाया होगा, ये एंटिटी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, यही एंटिटी हर साल आपदी अकाउंटिंग पॉलिसियां नू चेंज नहीं करती, कंसिस्टेंटली फॉलो करती है। ठीक, दीज आर द 3 अकाउंटिंग असम्पशंस। क्योंकि ऐसा ना यार, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप करने लगते हो, क्या तुसी भी इंप्लाइड मान लेना ना एक्रूवल चली जाता है, हाँ असम्पशन। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो आप उसमें फिक्स एसेट और करंट एसेट अलग अलग दिखाते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि फिक्स एसेट तो लंबा चलेंगे, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, आप सोचते हो कि बिजनेस तो चलता ही रहेगा, अगले साल खर्चा बुक कर लेंगे। अगर गोइंग कंसर्न बंद हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इंटर में देखेंगे। अगर गोइंग कंसर्न सीज टू एग्जिस्ट तो उसमें करेंगे क्या, बस सिंपली बैलेंस शीट तो बनेगी लेकिन उसमें कुछ नॉन करंट और करंट होएगा ही नहीं, सभी करंट है। क्योंकि गोइंग कंसर्न खत्म होने वाला है, मतलब एंटिटी बंद करने ले है, तो सारी एसेट सारी लायबिलिटी खत्म करने वाले हैं, तो सब कुछ करंट हो गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन कर लगते आप नॉन करंट और करंट में बांटने लगते हैं ना, क्योंकि आप इंप्लाइड का मतलब है कि एज्यूम कर ही बैठे हैं कि गोइंग कंसर्न तो है ही है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ने दिया हो कि हमने पिछले साल फीफो लगाया था, तो क्या हम अगले साल भी फीफो लगा रहे थे ना, क्यों? क्योंकि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जेडी अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल फॉलो की थी वही अगले साल फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ही होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो एक बार यूज कर ली उसको एज इट इज हर साल वही यूज करते रहो, चेंज ना करो। ठीक हो गया। तो 3 अकाउंटिंग असम्पशन, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 3 कौन कौन सी थी। एक तो एक्रूवल है, गोइंग कंसर्न और एक कंसिस्टेंसी है। अकाउंटिंग असम्पशन की हुंदा है, ये तो दसे भी केड़ियां 3 अकाउंटिंग असम्पशन है। हुण मैं दस रहा अकाउंटिंग असम्पशन हुंदा की है। यूजर, पहली बात तो यूजर while reading the financial statement may presume that the following 3 accounting assumptions have been complied with। अब यशवी कहती है मेरे पापा वकील है तो सर वो तो एक्रूवल लगाते नहीं, वो तो कैश लगाते हैं, क्योंकि हम पीछे बढ़ गए हैं। कैश सिस्टम कौन फॉलो करता है, वकील लोग। तो वकील लोग जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इनको भी तो बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। क्यों, ये कौन सा एनपीओ है, सर्विस एंटिटी है ना, सर्विस एंटिटी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनती होती है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। कीर्ति जब इनकी बैलेंस शीट देखने लगेगी तो क्या मानेगी भाई, एक्रूवल मानेगी, कैश मानेगी, क्यों? अच्छा लॉयर सर्विस है। जीवितेश तू क्या मानेगा भाई, योगेश, अनीश क्या मानेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनी हुई है, क्या मानोगे, एक्रूवल फॉलोड है, कैश फॉलोड है? क्या देख के की लिखे उत्ते, a user while interpreting the या reading the financial statement may presume एक्रूवल, तो तुसी की मनोगे, तुसी एक्रूवल ही मनोगे, तो तुसी एक्रूवल ही मनोगे। थॉट है, क्या समझे? असम्पशन का मतलब ही की है, ये तो तुसी ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, पर
हाँ अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब ही की है हर एक यूजर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगे मान के चले भी एक रूल फॉलो है तुस तो इग्नोर करके जो तुझसे कहता ना भी सर कैश मानेंगे हम तो क्योंकि वकील है तुम गलत हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਰੂਵਲ ही मनना चाहिए सी क्यों क्योंकि अकाउंटिंग असम्पशन कहते ही आए हैं अकाउंटिंग असम्पशन यही बोलता है कि यार यूजर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगेंगे तो ये मान ली हुई अक्रूवल है लेकिन अगर किसी एंटिटी ने कैश फॉलो कर लिया तो फिर वो एंटिटी ना स्पेसिफिकली लिख के बताए कि भाई हम तो अक्रूवल लगा रहे हम तो कैश लगा रहे हैं अकाउंटिंग असम्पशन का कंसेप्ट कहता है कि अपना यूजर वाइल रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिज्यूम दैट द थ्री अकाउंटिंग असम्पशन हैव बीन फॉलोड मतलब वो प्रिज्यूम कर सकता है भी गोइंग कंसर्न है एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो किया है ते अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो की हैं पर अगर कोई एंटिटी यह अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं करना चाहती मतलब कोई एंटिटी अगर एक्रूवल फॉलो नहीं कर रही तो उसको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा फुटनोट नोट्स टू अकाउंट्स जब जब फुटनोट की बात आएगी ना उसका मतलब क्या आएगा नोट्स टू अकाउंट्स में सारा कुछ तो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दे दो क्या कि हम ये वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे बात समझ में आई दस दें गोइंग कंसर्न इज अगला कंसेप्ट गोइंग कंसर्न है बढ़िया लगा कि आपने ये पूछा कि सर गोइंग कंसर्न दसो की हुंदा है मतलब इत्थों ये सुन के समझ आता है भी जेड़ा लिखा ना तुसी उन्हें समझना चाह रहे हो रट्टा मार के रट्टा नहीं वाईता मतलब अगर आप कहो कि मैं पढ़ते रहूं और याद हो जाएगा रिटेन रह जाएगा नहीं होंगे चीज़ें समझोगे प्यार नाल वर्डिंग भी मैच हो जाए यार समझ के बाद चार बारी पढ़ना पऊगा हाँ कला समझ के जो तुम कहोगे मैं अगले दिन टेस्ट उवें उवें लिख दूंगा एडे प्रो तो मुझे लगता है नहीं समझो समझ के जब याद करेंगे ना एक तो वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएगा प्लस ब्लैंक रट्टा जब मारते हैं ना ब्लैंक रट्टा मतलब बिना समझे रट्टा तो जो पेपर में लिखने जाते हैं ना कुछ ना कुछ भी खा जाने हैं तो कुछ का कुछ बन जाता है लेकिन जब समझ के लिखांगे ना उन्होंने पढ़ के अपन याद आ जो नहीं आ वर्ड रह गया वर्ड पा दो उत्ते फिर तुम ऐसे कर दिया करोगे ऐसे करके ना कुछ भी डाल दिया करोगे बीच में करते हो ना वैसे एक कदों करते हो जो तुम चीज समझ आई होंगी है जो तुम पढ़ते हो भी नहीं आ वर्ड रह गया सेंस कौन बनोगी तो करके लॉ को समझो व्हाट इज अकाउंटिंग असम्पशन जल्दी द यूजर वाइल रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिज्यूम that the following three accounting assumptions have been followed which are accrual going concern and consistency मतलब यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हुए मान सकता है भी ये तीन चीजें फॉलो हुई हैं ठीक है इफ द एंटिटी फॉलोज दीज थ्री अकाउंटिंग assumption मतलब अगर तो एंटिटी accrual आ रही है गोइंग कंसर्न है कंसिस्टेंसी फॉलो कर रही है मतलब अपनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है सारा कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है पर अगर नहीं फॉलो कर रही तो डिस्क्लोजर दो अच्छा तिन्ने दे तिन्ने फॉलो नहीं कर रहे ता डिस्क्लोजर कि तिन्ना जो एक भी नहीं फॉलो किया ता में डिस्क्लोजर तिन्ना जो एक भी एनी इफ एनी ऑफ देम इज नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड मन की कहानी चले आगे और डिस्क्लोजर क्या दोगे बस यही लिख के देना है कि हाँ भाई अक्रूवल कंसेप्ट हैव नॉट बीन कंप्लाइड वी फॉलो द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फिनिश और अगर अक्रूवल फॉलो करते हैं देखो एक मिनट फिर तो अब क्या सिस्टम चूज करना और क्या छोड़ो चले आगे गोइंग कंसर्न व्हाट इज गोइंग कंसर्न आप कहोगे देखो सर गोइंग कंसर्न एक अकाउंटिंग असम्पशन है मतलब आप जेडे आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं ना वो ये सोच के बनाने हैं भी एंटिटी साडी बहुत लंबी चलूगी ਵੀ एंटिटी ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ नहीं करूगी ना तो इंटेंशनली ना कोई मजबूरी है ना तो इच्छा ना मजबूरी है गोइंग कंसर्न स्टेट्स दैट द एंटिटी हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नीड ना तो खुशी खुशी ना मजबूरी ना खुशी खुशी बिजनेस बंद करेंगे ना मजबूरी में बिजनेस बंद करेंगे बंद करना मतलब खुशी खुशी या मजबूरी में ना तो लिक्विडेट करेंगे मतलब बिजनेस बंद करेंगे या फिर मेजर लेवल पे आप स्केल ऑफ ऑपरेशन घटावांगे अगर पहले आप इंडिया में 29 स्टेट है 30 स्टेट है नहीं 29 तो होगी और नहीं 29 लेटेस्ट कब पढ़ा आपने
फिर ठीक होगा। तो लेटेस्ट 28 स्टेट है, ठीक है। अगर पहले आप 28 स्टेटों में काम कर रहे थे, लेकिन तुम ये प्लान करिए ना अगले साल तो सब बंद बुंद करके कर ले पंजाब च काम करांगे, बहुत थक तुक ले ਤਾਂ स्केल ऑपरेशन किन्ना थोड़ा ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਾਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੀਜ਼ मतलब खत्म हो जू, बंद हो जू। गोइंग कंसर्न खत्म हो जू। गोइंग कंसर्न मतलब चलते रहना खत्म हो जू मतलब बंद हो जू। गोइंग कंसर्न सीज टू एग्जिस्ट। तो गोइंग कंसर्न बोलता क्या है, इट स्टेट्स दैट द एंटिटी नीदर हैज द इंटेंशन नॉर द नीड टू लिक्विडेट और curtail materially its scale of operation। ये लिक्विडेट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी थ्योरी आपको बोरिंग तो नहीं लग रही? जैसे होता है ना, आप कहते होते हो सर थ्योरी तो बोरिंग होती है, फर्स्ट टाइम लग रहा है ऐसे थ्योरी बोरिंग लग रही है जैसे? समझ के करूंगा ना चीजें इंटरेस्टिंग है। सीधी जर्नी ताई सारी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक ऑर्डर ब्रेक छट के लिटरली लॉ सारा आई है। चलो ऑडियो में दिक्कत पता क्या है, ऐसी चीजें स्पेसिफिक है, मतलब उन गोइंग कंसर्न प्रोविजन अक्रूवल सब अडेड है ना, मिक्स तो नहीं हो रहे ना, सौख है, इन्हों बोलते स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। ऑडिट जनरल है, आवले क्वेश्चन भी यही वर्डिंग है, आवले क्वेश्चन भी यही वर्डिंग है, तो उसको यार फर्क की है, फर्क तो लग नहीं रहा। लेकिन ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, तो ऐसे वाला रट्टा मारना औखा होता है। जो तो स्पेसिफिक चीजें होंगी फिर थोड़ी औखा है, फिर तो चीजें समझो, दो बारी पढ़ो याद हो गया, हो गया। पंजाबी चीजें समझो, पंजाबी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, थोड़ा दिक्कत नहीं आती। और जो थोड़ा पंजाबी तो इंग्लिश कन्वर्ट करने दिक्कत है, फिर मैंने नहीं पता यार किमें होगा काम। पंजाबी चीजें समझो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, सीए सौखी है। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ के हो जाएगा एटलीस्ट, ये बात है। तो गोइंग कंसर्न हो गया, गोइंग कंसर्न स्टेट्स एट द, हुन मेरी गल सुनो, पेपर में मान लो गोइंग कंसर्न आ गया, गोइंग कंसर्न 2 नंबर में आ गया, क्या लिखोगे? जितना यहां पे लिखा बस इतना, ये साथ में पुर हो गया। इट इज वन ऑफ द काउंटिंग assumption that the user while reading the financial statement may presume that the going concern have been followed further। going concern states that, ये जो ऊपर मैंने पूरी है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा कि आप मौके ते आए लिखना है, फिर ही नंबर मिलेंगे। लिखवाऊं ये चीज? बस नहीं, बच्चे पेपर में इतना लिख के गएंगे, ले सर थोड़ी बुक च इन्ना ही सी, थोड़ा दिमाग कितने सी। सही है भाई, टेस्ट में यही होता है ना मेरे साथ, मेरे को पता है ना। बच्चों के सर आपकी बुक में 2 लाइनें थी, तो हमने 2 लाइन लिख दी, पागलों को फिर मैं सारा डुप्लीकेट करने लगा, फिर तो ग्रंथ बन जाऊं। दिमाग लगाओ। कॉमन वर्डिंग, use it for explaining these three। एक और गल दसा तुहानू,
जब आप लॉ का आंसर लिखते हो आप ऐसे वर्ड लिखते हो, प्रोविजन नहीं, प्रोविजन तो लिख दी हो लाइना, आप वर्ड लिखते हो प्रोविजन, ये लिखना है। तुम यहाँ ला लो, ये एक नंबर है, क्या लिखने का, एक आ वर्ड लिखन का। एक थोनू ये दिक्कत लगती है कि सर फैक्ट्स और एनालिसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या फैक्ट्स और क्या, उसे तो इकट्ठा लिखो, फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ केस। इन द गिवन केस मिस्टर ए ने ये किया, मिस्टर बी ने एज पर द अबव स्टेटेड प्रोविजन, ऐसे ऐसे होना चाहिए, सारी कहानी लिखती। ये वर्ड लिखनी है, जेड़ा डब्बे लिखे है लिखना है। मेरी गल समझ रहे हो ना, मेरा फील समझ रहे हो। कई बच्चे ना अंग्रेजी तो लिख देंगे, पहला प्रोविजन दी फिर फैक्ट्स एनालिसिस दी, पर आ वर्ड नहीं पाते, आवला आ वर्ड पाए एक नंबर है। थर्ड फिर आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन अब 3 लाइनों तो बाद नहीं लिखना, कई बच्चे कंक्लूजन फिर सारी कहानी चेप देंगे। ठीक है जी, फिर डब्बे में डाल के ऐसे फिर 2 लाइन, कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का रहेगा मैक्सिमम, बस शॉर्ट है। ये चीजें करनी है, पर एक्सेप्शन कदे कदे ना तुसी जो फुल सिलेबस करोगे ना तो ऑब्जर्व करियो, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 पार्ट्स होंगे, दोनों 3 पार्ट्स अड्ड अड्ड कहानियां चल रही होंगी, अड्ड अड्ड प्रोविजन हिट हो रही है, उदो जाए करने बह के फिर तो थोड़ा पेपर पूरा हो गया। ठीक, वो तो मिक्स कर दो, हाथी कोड़ एक बराबर, बीच में एनालिसिस बीच में हो रही है, तो जो आपका कंक्लूजन है वो अंडरलाइन कर दिया करो दब के ऐसे ऐसे, बस डब्बे च पाते, अब्बल तो अंडरलाइन करता, डब्बे च पाते तो ज्यादा जो मर्जी, मतलब ये जरूरी है। प्लीज लॉ ਨੂੰ प्लीज लाइटली ना लियो, पूरा जोर जोर लाके भी ना वधिया तो वधिया लिख के मैक्सिमम है 5 4, इदू बात तो मिलती ही नहीं, माड़ी मोटी कमी पेशी तो 3 3.5 बस। ये भी वो है 3 तो 4 भी जिन्हें सारा कुछ लिखे है, बस वही नंबर जेडे कट्टे जाएंगे। ठीक, अंकुर सर की बातों से भी आपके से भी ऐसा लगता है कि मतलब लॉ में आप पता नहीं कितने प्रो हुए पड़े हो, लेकिन लॉ नंबर नहीं आते यार, लाइट ना लेना, इतना कहना था। वो भी अकाउंट की थ्योरी च भी वाले नंबर नहीं आते, तो सर छोड़ दे, छोड़ भी नहीं सकते, 12 नंबर के तो ट्रू फॉल्स सीधे ही है, 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन, 16 नंबर की थ्योरी तो करनी ही करनी पड़ेगी, एक 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन और आएगा, ये ऑप्शनल में निकल सकता है लेकिन नहीं निकलेगा। अगर आपने शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करना हुआ वो नाल कॉम्प्लीमेंट्री है, और शेयर कैपिटल आपको कंफर्ट लगता है इजी, शेयर इशू फॉर फ्यूचर तो एटलीस्ट। प्रेफरेंशियल डिवेंचर में दिक्कत आती है, प्रेफरेंशियल डिवेंचर का क्वेश्चन बनता है 5B, इक्विटी शेयर का क्वेश्चन बनता है 6A, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है 6B, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, भाई भाई है। इक्विटी शेयर का अगर पेपर में क्वेश्चन करना हुआ, जो कि आप करोगे ही डेफिनेट, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उदू पहला एक क्वेश्चन औखा होगा, 2 तो 5वें ਦੇ ਵਿੱਚ कंफर्म ही है, मतलब तीजा ਤੇ चौथे क्वेश्चन चो एक क्वेश्चन वाला औखा होगा, ऐसे ही होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर च क्वेश्चन छड्डना होंगे वो तीजा या चौथा ही छड्डना होंगे, कदे कदे क्या कहना 5वां क्वेश्चन छड्डना पै जाए। ठीक, 6वां क्वेश्चन 6A आपको लगेगा ले ये तो सौखा है, ये तो कर लूँ, तो आपको थ्योरी साथ में करनी पड़ेगी, थ्योरी वैसे होएगी नहीं, थ्योरी होगा छोड़ना पड़ेगा, इधर 5 नंबर छुट्टी जाएंगे, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन सा बनता है। थ्योरी थ्योरी 6B वाला क्वेश्चन 50-50 चांस है, 30-70 चांस है, 30% ही चांस है कि आपको आता है, क्योंकि थ्योरी ना बहुत है। चलो पकाई होगी, ब्रेक तो नहीं बनती यार, अब तो शुरू नहीं किया हमने, चल ले लो ब्रेक फिर, मिलते हैं 20 मिनट बाद। 1:45 50 चलो, 1:50 पे मिलते हैं।
सारे मिलेंगे, सबकी क्लास 4 बजे तक है।